आज हम कवर करेंगे जी एडमिनिस्ट्रिंग यूजर सिक्योरिटी, जिसमें हम देखेंगे कि यूजर्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं और देन यूजर्स के ऑथेंटिकेशन के मैकेनिज्म्स कौन कौन से हैं और यूजर्स की इन्फॉर्मेशन हम कहाँ से और कैसे गेट कर सकते हैं। सो ईच डेटाबेस यूजर अकाउंट हैज अ यूनिक यूजर नेम एंड ऑथेंटिकेशन मेथड। यूजर जो है मल्टीपल तरीकों से ऑथेंटिकेट हो सकता है। बाय डिफॉल्ट जो ऑथेंटिकेशन है वो पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन होती है। आप डिफरेंट ऑथेंटिकेशन के मेथड्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे सर्टिफिकेट बेस्ड ऑथेंटिकेशन है या फिर आप थंब इम्प्रेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन की वो आपको इंटीग्रेशन थर्ड पार्टी जो आपके कोई सॉफ्टवेयर हैं जो किस तरह के ऑथेंटिकेशन सपोर्ट करते हैं वो इंटीग्रेट करने पड़ेंगे आपको फिर इसमें। या फिर आप ओएस ऑथेंटिकेशन भी इनेबल कर सकते हैं, जैसे सिस यूजर के लिए तो बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होती है, आप एक नॉर्मल यूजर के लिए भी ओएस ऑथेंटिकेशन इनेबल कर सकते हैं। देन यूजर की कोई ना कोई एक डिफॉल्ट टेबल स्पेस होती है जहाँ पे उसके ऑब्जेक्ट्स जाके स्टोर होते हैं, जैसे टेबल्स हैं या इंडेक्सेस हैं, और यूजर को कोई ना कोई टेम्पररी टेबल स्पेस असाइन की जाती है। यूजर की कोई प्रोफाइल होती है जिसमें उसके ऊपर आप लिमिट्स लगा सकते हैं कि यूजर को कितने रिसोर्सेज मिलेंगे, कितनी आईओ कर सकता है, कितना सीपीयू कंज्यूम कर सकता है, कितने नंबर ऑफ कंकरेंट सेशन इस्टेब्लिश कर सकता है, एंड सो ऑन। देन इनिशियल कंज्यूमर ग्रुप, वो जो चीजें आप प्रोफाइल से कर सकते हैं वही आप ओरेकल के अंदर एक और मॉड्यूल है रिसोर्स मैनेजर, डेटाबेस रिसोर्स मैनेजर, उसके थ्रू भी ज़्यादा ग्रैनुअल लेवल तक रिसोर्सेज को कंट्रोल किया जा सकता है। तो उसमें फिर कंज्यूमर ग्रुप्स बनाए जाते हैं और ग्रुप लेवल पे आप रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं। देन एक यूजर के अकाउंट का एक स्टेटस होता है, अकाउंट लॉग्ड है या अकाउंट अनलॉग्ड है। स्कीमा इज अ कलेक्शन ऑफ डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स दैट आर ओन्ड बाय अ डेटाबेस यूजर। एक यूजर की ओनरशिप में जो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो उसका स्कीमा कहलाता है। फॉर एग्जांपल उसके पास टेबल्स हैं, उसके पास प्रोसीजर्स हैं, उसके पास फंक्शंस हैं, उसके पास इंडेक्सेस हैं एंड सो ऑन। तो वो सारे उसका स्कीमा सारे उसके स्कीमा ऑब्जेक्ट्स हैं। एंड स्कीमा और यूजर नेम ओरेकल में सेम होता है, हर यूजर का एक स्कीमा होता है उसी नाम से। डिफरेंट डेटाबेसेस में डिफरेंट कंसेप्ट हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको ना ओरेकल का OID एक है, ओरेकल इंटरनेट डायरेक्टरी, उसमें सिंगल साइन ऑन भी है, सर्टिफिकेट अथॉरिटी भी है, उसमें वो आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन बेस भी हम इसको मैनेज कर सकते हैं। एप्लीकेशन बेस भी मैनेज कर सकते हैं, ज्यादातर वैसे वो यूज एप्लीकेशन बेस ही होता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी आप जो DBA यूजर्स हैं, फॉर एग्जांपल सिस यूजर की ऑथेंटिकेशन चाहते हैं कि वो भी सर्टिफिकेट बेस्ड ही हो, वो जिस मशीन से लॉगिन हो वहाँ पे सर्टिफिकेट हो तो तब वो डेटाबेस में सिस यूजर से लॉगिन हो सके, तो वो भी की जा सकती है नॉर्मली। लेकिन नॉर्मली हम लोग जैसे यूज कर रहे हैं अपनी इन्वायरमेंट में, वो एंड यूजर्स के ऑथेंटिकेशन के लिए कर रहे हैं। हमने सिंगल साइन ऑन उसके थ्रू डिप्लॉय किया हुआ है। तो सिंगल साइन ऑन एंड सर्टिफिकेट बेस्ड ऑथेंटिकेशन आप ओरेकल के और भी बहुत सारे थर्ड पार्टी अभी डायरेक्टरी सर्विसेज हैं, लेकिन ओरेकल की जो अपनी है वो OID है, ओरेकल इंटरनेट डायरेक्टरी, जिसके थ्रू ये काम किया जा सकता है। ओके, डेटाबेस में प्री क्रिएटेड यूजर्स होते हैं, जिसमें से एक सिस यूजर है और एक सिस्टम है। सिस इज द मोस्ट पावरफुल यूजर और इसके पास DBA का एक रोल है और इसके पास जितने भी प्रिविलेजेस हैं ये विद एडमिन ऑप्शन है। एडमिन ऑप्शन का मतलब है कि ये इसके पास जो भी प्रिविलेजेस हैं ये आगे किसी और को भी ये प्रिविलेज दे सकता है। और ये डेटाबेस को शटडाउन स्टार्टअप करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। और एंटरप्राइज मैनेजर की ऑटोमेटिक वर्कलोड जो रिपोजिटरी है AWR, वो आगे चल के हम कवर करेंगे, वो भी इसी सिस के स्कीमा में होती है, सिस की ओनरशिप में होती है। सो सिस यूजर जो है ऑथेंटिकेट कहाँ से हो सकता है, ये हमने शायद ऑलरेडी कवर किया हुआ है। सिस यूजर दो तरीकों से ऑथेंटिकेट हो सकता है। सिस यूजर या तो आपके पासवर्ड फाइल से ऑथेंटिकेट हो सकता है जो कि ओरेकल होम में DBS के फोल्डर में होती है, या फिर OS ऑथेंटिकेट हो सकता है। तो बाय डिफॉल्ट OS ऑथेंटिकेशन इनेबल होती है और OS ऑथेंटिकेशन की प्रेसिडेंस हाई होती है। इसीलिए अगर आपके पास पासवर्ड फाइल भी है और आप उस पर्टिकुलर मशीन पे OS ऑथेंटिकेशन याद रखिएगा, उस सर्वर के ऊपर जब आप लॉगिन हो के डेटाबेस से लॉगिन हो रहे होंगे टर्मिनल इन्वोक करके, तो फिर OS ऑथेंटिकेशन इन एक्शन आएगी। अगर आप रिमोटली लॉगिन हो रहे हो ओवर द नेटवर्क, तो फिर हमेशा वो पासवर्ड फाइल के थ्रू ऑथेंटिकेट होगा। और अगर पासवर्ड फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो सिस यूजर फिर रिमोटली लॉगिन नहीं हो सकता, ठीक है। देन देयर इज अ सिस्टम यूजर। सिस्टम यूजर के पास DBA का रोल होता है। देन और भी मल्टीपल रोल्स हैं इसके पास सिस से थोड़ी सी लेस प्रिविलेजेस होती हैं। ये डेटाबेस को शटडाउन स्टार्टअप और मेंटेनेंस नहीं कर सकता, लेकिन बाकी बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं जो सिस भी कर सकता है। तो नॉर्मली रिकमेंड किया जाता है कि आप सिस्टम यूजर्स लॉगिन हो और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन के डे टू डे टास्क उससे करें, और जो प्रिविलेज टास्क हैं जैसे बैकअप रिकवरी, डेटाबेस शटडाउन स्टार्टअप और बहुत सारे पैरामीटर चेंजेस, वो आप सिस यूजर से करें। लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, आप जिस यूजर से मर्जी, नॉर्मली हम सिस से लॉगिन होकर तो सारा काम कर रहे होते हैं।
ठीक है। एंड देन DBSNMP एक यूजर है जो कि आप जो इंटरप्राइज मैनेजर आप में आपको ये सारी ग्राफिकली आपको सब कुछ नजर आ रहा होता है। ये बैकएंड पे DBSNMP यूजर क्या करता है, OS के स्टैटिस्टिक्स उठा के वो रिपोजिटरी में अपलोड करता है और वहां से फिर आपको वो ग्राफिकल इंटरप्राइज मैनेजर में नजर आते हैं। तो DBSNMP जो यूजर है ये आपको एजेंट बेस को कहा जाता है, ये एजेंट यूजर भी कहलाता है। ये एक्चुअली इन्फॉर्मेशन पुल करता है आपके OS में से CPU कंजम्पशन की, मेमोरी कंजम्पशन की, IO की एंड सो ऑन, और वो इन्फॉर्मेशन आपको ग्राफिकली नजर आ रही होती है इंटरप्राइज मैनेजर में। सिसमैन, ये जो इंटरप्राइज मैनेजर के ग्राफिकल सारे आपको चार्ट्स नजर आ रहे हैं, इसके बैकएंड पे जो टेबल्स है वो सिसमैन के स्कीमा में एग्जिस्ट करते हैं। एंड दीज अकाउंट्स आर नॉट यूज फॉर रूटीन ऑपरेशंस। रूटीन ऑपरेशंस का मतलब यह है कि आपने लेट्स से आपकी एक एप्लीकेशन है, बिलिंग सिस्टम है आपका, या आपका कोई भी आपका है फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है आपका, तो आप उसके लिए अलग से यूजर क्रिएट करेंगे। वो ये ना हो कि आप सिस के स्कीमा में उसके टेबल्स क्रिएट कर दें, या सिस्टम के स्कीमा में उसके टेबल्स क्रिएट कर दें, या किसी एग्जिस्टिंग यूजर के स्कीमा में उसके टेबल्स क्रिएट करके आप डाटा इंसर्शन, ऑपरेशन, डिलीशन शुरू कर दें। नॉर्मली ऐसा नहीं होता और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। आपको अलग से कस्टम यूजर्स क्रिएट करने चाहिए, कस्टम स्कीमास बनाने चाहिए अपने एप्लीकेशन के लिए, और डे टू डे एप्लीकेशन रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज हैं उन यूजर से ही आप करेंगे। यूजर क्रिएशन जो है कमांड लाइन से भी आप यूजर क्रिएट कर सकते हैं, और इंटरप्राइज मैनेजर में ग्राफिकली यूजर्स भी क्रिएट किए जा सकते हैं। तो यूजर क्रिएशन में आप यूजर का कोई ना कोई नाम, उसकी कोई प्रोफाइल, उसके ऑथेंटिकेशन मेथड एंड सो ऑन, उसके डिफॉल्ट टेबल स्पेस, टेम्पररी टेबल स्पेस, उसके अकाउंट का स्टेटस बताते हैं। देन आप उस यूजर को प्रिविलेजेस भी असाइन करते हैं। तो अगर आपने कमांड लाइन से यूजर क्रिएट करना हो तो उसके लिए सिंपली क्रिएट यूजर वन आइडेंटिफाइड बाय, जो भी आप उसका पासवर्ड दे दें, दैट इज द मिनिमम स्टेटमेंट। और ये भी कर सकते हैं आइडेंटिफाइड एक्सटर्नली। आइडेंटिफाई एक्सटर्नली मीन्स के वो एक्सटर्नल किसी सोर्स के थ्रू ऑथेंटिकेट हो रहा है। वो OS एक्सटर्नली मीन्स के वो OS के थ्रू भी हो सकता है, वो SSL के थ्रू भी हो सकता है, वो किसी भी थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म के थ्रू हो सकता है, लेकिन उसके लिए फिर फर्दर आपको इंटीग्रेशन करनी पड़ती है इसके साथ। ओके, OS के केस में तो नहीं, लेकिन बाकी ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म के केस में करना पड़ता है। दिस इज द मिनिमम स्टेटमेंट, लेकिन आपको कंप्लीट स्टेटमेंट लिखनी चाहिए जिसमें आप उसको यूजर को टेबल स्पेस भी असाइन करें और उस टेबल स्पेस पे कोटा भी दें। और टेम्पररी टेबल स्पेस भी उसको दें। अगर नहीं देंगे तो जो डिफॉल्ट आपकी डेटाबेस वाइड डिफॉल्ट टेम्पररी टेबल स्पेस होगी वो उसको असाइन हो जाएगी। और प्रोफाइल भी उसको दे देंगे। आगे चलते ट्रैवल करते हैं, तो इतना मिनिमम आपको ये डिफॉल्ट टेबल स्पेस उसको जरूर असाइन करनी चाहिए। वंस यूजर इज क्रिएटेड, नाउ यू नीड टू असाइन सर्टन प्रिविलेजेस टू दिस यूजर। ठीक है, आपको इसको कोई ना कोई राइट्स देने। तो दो तरह के प्रिविलेजेस हैं जो आप इस यूजर को दे सकते हैं, एक सिस्टम प्रिविलेजेस हैं और एक ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस हैं। सिस्टम प्रिविलेजेस मीन वो सिस्टम वाइड क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैं इसको करता हूँ ग्रांट क्रिएट सेशन, क्रिएट टेबल, क्रिएट सीक्वेंस, टूर आ गई होगा। सो दीज आर ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस जो मैंने इसको असाइन किए। और इसी तरीके से लेट्स मैं करता हूँ ग्रांट सेलेक्ट ऑन HR डॉट एम्प्लॉइज टू एंड यूजर बनाऊँ, और इसको ये ऑब्जेक्ट प्रिविलेज भी असाइन किया क्योंकि ऑलरेडी एक डिफरेंस यूजर है, उसका एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी उसके पास है, उसके ऊपर उसको सेलेक्ट के राइट चाहिए। तो दिस इज एन ऑब्जेक्ट प्रिविलेज। सो आप उसको डिफरेंट एक यूजर को डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंड सिस्टम प्रिविलेजेस असाइन कर सकते हैं। और यही काम अगर आप इंटरप्राइज मैनेजर के थ्रू करें तो इंटरप्राइज मैनेजर में आप सर्वर के प्रॉपर्टी पेज पे आएंगे और इसमें आपके पास सिक्योरिटी का टैब है। इसमें आप यूजर्स, एग्जिस्टिंग यूजर्स को देख सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, और आप एक नया यूजर भी क्रिएट कर सकते हैं। हम एक नया यूजर क्रिएट करते हैं, लेट्स यूजर का कोई नाम यूजर 2 कर देते हैं। प्रोफाइल अभी डिस्कस करते हैं, आगे आएगा। ऑथेंटिकेशन मेथड एक्सटर्नली या ग्लोबली हो सकता है। एक्सटर्नली मीन्स के OS से होगा, ग्लोबली मीन्स के वो आपकी किसी डायरेक्टरी से होगा, डायरेक्टरी सर्विसेज से होगा, LDAP डायरेक्टरी से होगा। और पासवर्ड इसका एंटर करते हैं। एक्सपायर पासवर्ड कर देंगे तो वो पासवर्ड वो चेंज करना पड़ेगा उसको। डिफॉल्ट टेबल स्पेस, लिस्ट ऑफ टेबल स्पेसिस में से आपको टेबल स्पेस सेलेक्ट कर लें। टेम्पररी टेबल स्पेस, बाय डिफॉल्ट डेटाबेस में टेम्प के नाम से एक टेबल स्पेस होती है, आप डिफरेंट भी बना सकते हैं हर यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। रोल्स, पहले प्रिविलेजेस पे, सिस्टम प्रिविलेजेस पे आते हैं। तो सिस्टम प्रिविलेजेस पे आप उसको कौन कौन सी सिस्टम प्रिविलेजेस देना चाह रहे हैं। सो आप एक यूजर को सिर्फ उतनी प्रिविलेजेस देंगे जितनी उसको रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल उसको जस्ट पर्टिकुलर टेबल्स के ऊपर सेलेक्ट के राइट चाहिए तो आप उसको सेलेक्ट की राइट्स ही देंगे।
ना कि उसके आप उसको इंसर्ट और अपडेट डिलीट के राइट्स भी दे दें। क्रिएट सेशन की प्रिविलेज एक दे देते हैं। ठीक है, आप ये जो सिस्टम प्रिविलेज विद एडमिन ऑप्शन दे सकते हैं। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस असाइन कर सकते हैं आप। ऑब्जेक्ट प्रिविलेज में आपने किस ऑब्जेक्ट पे प्रिविलेज देनी है, लेट से किसी यूजर के टेबल पे आपने प्रिविलेज देनी है, तो आपको ऑब्जेक्ट टाइप सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ऐड करेंगे, फिर आपको उस टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से लेट से उस आप टेबल के ऊपर सेलेक्ट की प्रिविलेज देना चाहते हैं, और ऑब्जेक्ट क्या है, लेट से HR.employees। आप सर्च भी कर सकते हैं और आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो HR के एम्प्लॉयज के टेबल के ऊपर उसको सेलेक्ट प्रिविलेज मिलेगी। और आपकी जो ऑब्जेक्ट प्रिविलेज हैं वो विद ग्रांट ऑप्शन दी जा सकती है। सिस्टम प्रिविलेजेस विद एडमिन ऑप्शन दी जा सकती हैं और ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस विद ग्रांट ऑप्शन दी जा सकती है। तो इससे होगा क्या, अगर आप सिस्टम प्रिविलेजेस विद एडमिन ऑप्शन देते हैं तो ये प्रिविलेज जो उसको मिली है इस यूजर को, यही ये यूजर ये प्रिविलेज आगे किसी और यूजर को दे सकता है। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस आप विद एडमिन ग्रांट ऑप्शन देंगे तो ये भी आगे किसी और यूजर को ये प्रिविलेज दे सकता है। देन कोटाज में अगर आप आए तो कौन कौन सी टेबल स्पेसिस पे इसको कितना कोटा असाइन करना है वो आप यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। कंज्यूमर ग्रुप्स बता सकते हैं और रोल्स असाइन कर सकते हैं। आगे चलते हैं इसके बाद इसमें ऑथेंटिकेशन मेथड्स में अभी एक्सटर्नल और ग्लोबल की बात कर रही जी है। ग्लोबल है एक्टिव डायरेक्टरी के अगर आप जी एक्टिव डायरेक्टरी या फिर ओरेकल की OID या कोई भी जो LDAP कंप्लायंस डायरेक्टरी है उसके थ्रू। These are the authentication methods for users। पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन हो सकती है, एक्सटर्नल हो सकती है या ग्लोबल हो सकती है। एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट बाय डिफॉल्ट आपका जो सिस यूजर है उसके लिए OS ऑथेंटिकेशन इनेबल्ड होती है, और आप सिस यूजर से SysDBA या SysOper या SysASM कनेक्ट हो सकते हैं। तो जब भी सिस यूजर लॉगिन होगा, चाहे वो लोकल OS से लॉगिन हो रहा है चाहे वो नेटवर्क आ रहा है, तो हमेशा उसकी ऑडिटिंग होती है कि यूजर कहाँ से लॉगिन हुआ। तो आपको ऑडिट की इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। जिस तरह की ऑडिटिंग आपको वैसे बाय डिफॉल्ट ये ऑडिटिंग यूजर की जो सिस यूजर की ऑडिटिंग है वो आपको अलर्ट लॉग फाइल में भी मिलेगी और आपको ऑडिट ट्रेल में भी मिलेगी। स्टैंडर्ड ऑडिट ट्रेल जो भी है, जो भी आपने स्पेसिफाई की हुई है, वहाँ पे इस यूजर की ऑडिटिंग की इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। फिर आप यूजर को लॉक अनलॉक कर सकते हैं एंटरप्राइज मैनेजर के थ्रू, या आप उसका यूजर का अकाउंट अनलॉक करें या लॉक कर लें, और SQL प्लस के थ्रू अल्टर यूजर के थ्रू अल्टर यूजर का नाम अकाउंट अनलॉक या अकाउंट लॉक के थ्रू अकाउंट लॉक या अनलॉक किया जा सकता है। वंस द यूजर अकाउंट इज लॉक्ड, फिर वो यूजर डेटाबेस से लॉग नहीं हो सकेगा। प्रिविलेजेस, दो तरह की प्रिविलेजेस आप यूजर्स को असाइन कर सकते हैं, सिस्टम एंड ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस। सो आप ये प्रिविलेजेस मिला के एक रोल क्रिएट कर सकते हैं और फिर वो यूजर्स को वो रोल असाइन कर सकते हैं। रोल से क्या होगा, आपकी प्रिविलेज मैनेजमेंट आसान हो जाएगी। तो देयर आर सर्टन सिस्टम प्रिविलेजेस जो कि एक नॉर्मली एक डेवलपर को एक्वायर्ड होती हैं, जैसे वो टेबल्स क्रिएट कर सके या कोई भी वो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सके। तो वो बहुत सारे आपको क्रिएट की उसको स्टेटमेंट्स या बहुत सारे क्रिएट की प्रिविलेजेस को उसको देनी पड़ती हैं आपको। तो डेटाबेस में एक रिसोर्स के नाम से रोल है, वो अगर आप एक यूजर को दे दें तो उसको सारे ऑब्जेक्ट क्रिएशन की प्रिविलेजेस मिल जाती है। तो नॉर्मली जब आप एक डेवलपर ने लॉगिन होकर कोई टेबल प्रोसीजर फंक्शंस पैकेजेस क्रिएट करने होते हैं तो हम उसको बना बनाया रोल है रिसोर्स के नाम से वो असाइन कर देते हैं। आप अपने कस्टम रोल बना के भी आप अपनी मर्जी की प्रिविलेजेस रोल्स को असाइन कर सकते हैं। देन ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस, आप टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं और फिर आप लेट से प्रोसीजर्स पे जैसे सेलेक्ट की प्रिविलेजेस नहीं हो सकती, प्रोसीजर पे एग्जीक्यूट की प्रिविलेज होती है। तो जिस टाइप का आप एंटरप्राइज मैनेजर में ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे उस टाइप की 10 प्रिविलेजेस आपको अवेलेबल होंगे। फॉर एग्जांपल टेबल के लिए आपको इंसर्ट अपडेट डिलीट सेलेक्ट की प्रिविलेजेस अवेलेबल होंगी, जबकि डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट टाइप की प्रिविलेजेस आप असाइन कर सकते हैं। सिस्टम प्रिविलेजेस आप विद एडमिन ऑप्शन दे सकते हैं। जैसे लेट्स से DBA ने एक प्रिविलेज दी जो ने आगे एमली को दे दी, तो DBA ने जो को प्रिविलेज दी थी विद एडमिन ऑप्शन। तो DBA जब जो वापस लेगा तो एम्प्ली से वापस नहीं होगी, इसमें कैस्केडिंग नहीं होती। सिस्टम प्रिविलेजेस जब विद एडमिन ऑप्शन दी जाती हैं, जिसको आपने विद एडमिन ऑप्शन दिया वो प्रिविलेज वो आगे किसी और यूजर को दे दे, तो आप अगर आप उस यूजर से वापस ले लें प्रिविलेज तो आगे जिस यूजर को उसने दी उससे वापस नहीं होंगी, कैस्केडिंग नहीं होगी। आप प्रिविलेज ग्रांट के थ्रू प्रिविलेज असाइन कर सकते हैं और रिवोक के थ्रू प्रिविलेज वापस कर सकते हैं। ठीक है, ग्रांट और आगे प्रिविलेज का नाम टू और आगे यूजर का नाम, और रिवोक करते वक्त रिवोक प्रिविलेज का नाम फ्रॉम यूजर का नाम आप करते हैं तो प्रिविलेज वापस हो जाती है। लेकिन जब आप ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस इस तरीके से विद ग्रांट ऑप्शन असाइन करते हैं तो
लेट से बॉब ने जो को प्रिविलेज दी और जो ने एमिली को दे दी, तो बॉब अगर जो से वापस लेगा तो उसने आगे जो ने आगे जिस जिसको वो प्रिविलेज असाइन की हुई है उससे वो प्रिविलेज रिवोक हो जाएगी। ऑब्जेक्ट प्रिविलेज में कैस्केडिंग होती है, जबकि सिस्टम प्रिविलेज में कैस्केडिंग नहीं होती रिवोक करते वक्त। ये क्वेश्चन नॉर्मली आता है उसमें एग्जाम में जब आप अटेम्प्ट कर रहे हैं सर्टिफिकेशन। देन रोल्स क्या करते हैं जी, इजियर प्रिविलेज मैनेजमेंट एंड डायनेमिक प्रिविलेज मैनेजमेंट एंड सिलेक्टिव अवेलेबिलिटी ऑफ प्रिविलेजेस। तो आप इंस्टेड के आप 1 by 1 प्रिविलेजेस मल्टीपल यूजर्स को दें, जहां पे आपके डेटाबेस में हर आपका एंड यूजर वो डेटाबेस का भी यूजर है, तो वहां पे फिर आपको डिफरेंट यूजर्स को जब भी एक नया यूजर आप इनरोल करेंगे डेटाबेस के अंदर क्रिएट करेंगे, उसको आपको प्रिविलेजेस असाइन करनी पड़ेगी। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट रोल्स पहले से ही क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल रीड ओनली के रोल क्रिएट कर लिया, एक ऐसा रोल क्रिएट कर लिया जिसमें इंसर्ट अपडेट की प्रिविलेजेस भी हैं, एक ऐसा रोल क्रिएट कर लिया जिसमें डिलीट की प्रिविलेजेस भी हैं। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप पहले से रोल्स क्रिएट करके एप्लीकेशन के टेबल्स के ऊपर या डेटाबेस के अंदर जो जिस तरह की आप प्रिविलेजेस यूजर्स को देना चाह रहे हैं वो पहले से असाइन करके रखते हैं, और फिर जो भी आपने नया यूजर क्रिएट करना हो उसको सिंपली वो रोल असाइन कर दिया जाता है, तो पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं आपकी एप्लीकेशन में या आपकी डेटाबेस में। तो जैसे यहाँ पे देखें 3 डिफरेंट यूजर्स हैं, उनको 2 रोल्स मिले हुए हैं और रोल्स को डिफरेंट प्रिविलेजेस मिली हुई हैं। फॉर एग्जांपल एमजीआर का रोल है, उसको डिलीट, क्रिएट और इंसर्ट की प्रिविलेजेस मिली हुई है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। इसी तरीके से एचआर क्लर्क को अपडेट और सिलेक्ट की प्रिविलेजेस मिली हुई हैं, और एचआर क्लर्क का रोल एचआर मैनेजर को भी असाइन हुआ है। तो एक रोल एक दूसरे रोल को भी असाइन किया जा सकता है, एक रोल को प्रिविलेजेस भी असाइन की जा सकती है और रोल आगे फिर यूजर्स को असाइन किया जा सकता है। तो रोल आप जब क्रिएट करेंगे तो आप रोल उसी तरीके से एक यूजर को असाइन करते हैं जैसे आप एक नॉर्मल प्रिविलेज सिस्टम प्रिविलेज जैसे आप असाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल एक रोल क्रिएट करते हैं, अब इस रोल को पर्टिकुलर प्रिविलेजेस देते हैं। अब ये रोल अगर आपने किसी यूजर को देना हो तो ग्रांट रोल का नाम और 2 आगे यूजर का नाम। तो अब इस रोल को जो प्रिविलेजेस मिली हुई हैं अल्टीमेटली वो उस यूजर को मिलेंगे। अब अगर आपने इस रोल को कोई और प्रिविलेजेस दे देंगे तो ये रोल जिन जिन यूजर्स को असाइंड है उनको सारी प्रिविलेजेस अवेलेबल हो जाएंगे, और रोल्स अगर कोई प्रिविलेज वापस लेंगे तो उन सारे यूजर से ये प्रिविलेजेस वापस आ जाएंगे। तो रोल्स बाय डिफॉल्ट जो भी रोल्स आप एक यूजर को असाइन करते हैं वो सारे रोल्स उस यूजर के डिफॉल्ट रोल्स कहलाते हैं। जैसे आपने यूजर 1 क्रिएट किया, उसको आपने 4 रोल्स दे दिए, तो जब यूजर 1 लॉग इन होगा तो उसको चारों के चारों रोल्स की जो प्रिविलेजेस है वो अवेलेबल होंगे। और आप ये भी कर सकते हैं कि यूजर जब लॉग इन हो तो उसको एक पर्टिकुलर रोल की प्रिविलेजेस मिले, लेकिन बाकी रोल उसको असाइन तो हों, लेकिन उन रोल्स की प्रिविलेजेस उसने एक्सरसाइज करनी है या यूज करनी है तो वो रोल पहले इनेबल करे। तो ऐसे रोल जो आप नॉन डिफॉल्ट सेट करते हैं वो उस यूजर को फिर इनेबल करने पड़ते हैं, उसकी प्रिविलेजेस उसको असाइन नहीं होती। फॉर एग्जांपल एक नया रोल क्रिएट करते हैं, और इसको अपडेट की प्रिविलेज दे देते हैं एचआर के एम्प्लॉयज के टेबल के ऊपर। ये रोल असाइन कर देते हैं यूजर को। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सारे रोल्स यूजर के डिफॉल्ट रहने दिए और एक्सेप्ट दिस रोल। ये रोल इस यूजर का डिफॉल्ट रोल नहीं होगा, मीन्स कि जब ये बाय डिफॉल्ट लॉगिन होगा तो ये रोल इनेबल नहीं होगा। चेक कर लेते हैं। इनसफिशिएंट प्रिविलेज, ठीक है। अब इस यूजर को करना पड़ेगा सेट रोल, और रोल का नाम था टेस्ट रोल।
वो अपडेट कर सकता है। तो जब वो टेस्ट सेट रोल और आगे रोल का नाम देगा तो वो रोल इनेबल हो जाएगा, उस रोल की प्रिविलेजेस वो फिर परफॉर्म कर सकते हैं, उसको वो प्रिविलेजेस उस सेशन में अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप इस तरीके से यूजर्स को फर्दर सिक्योर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप बाय डिफॉल्ट उनको एक ऐसा रोल असाइन करें जिसमें उनको सिर्फ सेलेक्ट की प्रिविलेजेस हों और इंसर्ट अपडेट डिलीट की प्रिविलेजेस के लिए उनको एक्सप्लिसिटली रोल इनेबल करना पड़े या रोल एक्टिवेट करना पड़े या उसको सेट करना पड़े। और रोल को आप पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक रोल क्रिएट करके यूजर वो खुद ही सेट करेगा। हाँ, यूजर खुद से आप यूजर को बता देंगे दिस इज द रोल एंड यू नीड टू सेट इट। और एक दो तरह के रोल्स हैं एक्चुअली ना, एक तो डेटाबेस के अंदर जो रोल्स हैं आप इस तरीके से, उसमें भी फर्दर टू टाइप्स हैं, एक वो जो डिफॉल्ट रोल्स हैं और एक वो जो नॉन डिफॉल्ट रोल्स हैं। नॉन डिफॉल्ट रोल जो डेटाबेस लेवल पे जब यूजर लॉगिन होगा तो उसको इनेबल करना पड़ेगा, एक्टिवेट करना पड़ेगा। और फिर नॉन डिफॉल्ट रोल्स में भी आप उसको पासवर्ड बेस भी कर सकते हैं। क्रिएट अल्टर रोल का नाम आइडेंटिफाइड बाय, उसका कोई पासवर्ड सेट कर दें। अब जब वो यूजर जिसको आपने वो रोल असाइन किया हुआ है जब तक वो पासवर्ड नहीं देगा वो रोल इनेबल नहीं होगा। रोल सेट रोल करते हो तो उसको पासवर्ड भी देना पड़ेगा उस रोल का, तो वो सिक्योर रोल हो जाते हैं। देन आप एक और टाइप के रोल्स हैं जिनको एप्लीकेशन रोल्स कहते हैं। अच्छा, आप चाहते हैं एक रोल आपने क्रिएट किया, लेट्स से कि ईआरपी एप्लीकेशन है, लेट्स से ये आपने रोल क्रिएट कर लिया। ईआरपी रोल है आइडेंटिफाइड नहीं, आइडेंटिफाइड यूजिंग आइडेंटिफाइड बाय। ओके, दो तरीकों से रोल्स क्रिएट कर सकते हैं। एक आइडेंटिफाइड बाय के थ्रू जब रोल क्रिएट करेंगे तो पासवर्ड होगा उसका रोल का। आइडेंटिफाइड यूजिंग जब आप रोल क्रिएट करेंगे तो दिस इज कॉल्ड एन एप्लीकेशन रोल। ये फिर ये रोल जो होगा ये एप्लीकेशन रोल कहलाएगा। इस रोल को आप सर्टेन प्रिविलेजेस दे दें और फिर ये रोल जो है, अब जब इस रोल को अगर आपने इस रोल को जो भी प्रिविलेजेस आपने दिए हैं इस रोल को जब आपने इनेबल करना है तो ये पर्टिकुलर फंक्शन जो है एचआर के स्कीमा में जब इसको इसके थ्रू इनेबल किया जाएगा तो तभी ये रोल इनेबल होगा, अदरवाइज इनेबल ही नहीं होगा। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास एक आपने फॉर्म बनाया, ओरेकल फॉर्म्स की एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से ओरेकल फॉर्म्स का एक फॉर्म है आपके पास, उसमें आपने एक मेन्यू बनाई हुई है, उसमें उस बार मेन्यू बार है, उसमें डिफरेंट मेन्यूज हैं आपके पास। तो आप चाहते हैं कि और आपके सारे जो यूजर्स हैं जो उस एप्लीकेशन को यूज करें फॉर्म बेस्ड एप्लीकेशन को, आप चाहते हैं कि उनके रोल के हिसाब से मीन्स के डिफरेंट लेवल्स की प्रिविलेजेस हैं। किसी को इस फॉर्म के ऊपर मेन्यू ए मिले, किसी को मेन्यू बी मिले, किसी को मेन्यू सी मिले, अगर एडमिनिस्ट्रेटर आए तो उसको सारी मेन्यूज अवेलेबल मिले, किसी को रीड ओनली एक्सेस हो एंड सो ऑन। तो आप ये सारा काम इन एप्लीकेशन रोल्स के थ्रू कर सकते हैं। ये रोल्स क्रिएट करें, उनको फॉर्म्स लेवल पे जाके इनकॉर्पोरेट करें, तो फिर जैसे वो यूजर लॉगिन होगा तो उस रोल्स के हिसाब से उसको जो रोल्स मिले उस हिसाब से उसको मेन्यूज अवेलेबल होंगी। बाकी मेन्यूज उसको या तो हिडन होंगी या फिर वो डिसेबल नजर आएंगे उसे। तो इस तरह से बहुत सारे काम जो हैं वो आपको कोडिंग से बच जाते हैं। जी आपका एक प्रोसीजर है जी जी ये फिर ऑटो इंस्टेंट होगा उस टाइम। देखिए, ये जब आप लेट्स से एक आपने फॉर्म ओपन किया, यूजर लॉगिन हुआ, तो उसमें जब वो लॉगिन हुआ तो उसमें आप क्या करेंगे कि वो इस प्रोसीजर को कॉल करके उसमें वो आप खुद से ऑटो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये आपको खुद करना पड़ेगा। आपने एक एप्लीकेशन ओपन की, जब वो यूजर लॉगिन हो तो उसको क्या करें, उसमें इस नाम से प्रोसीजर बनाए और उसमें इस रोल को इनेबल करा लें। तो क्या हो कि जब भी वो एप्लीकेशन में लॉगिन हो, यूजर नेम पासवर्ड देके ओके का बटन प्रेस करे, बैकेंड पे ये प्रोसीजर भी एग्जीक्यूट हो जाए, तो उसकी वो प्रिविलेजेस उसको फिर अवेलेबल मीन के जब वो एप्लीकेशन के थ्रू ही आएगा तब भी उसको प्रिविलेजेस मिलेंगे। डायरेक्ट डेटाबेस में लॉगिन होगा तो उसको प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे। और ये यूजर जो है ये एप्लीकेशन लेवल पे होगा या डीबी? तो ये डीबी लेवल पर होगा, लेकिन आप अगर वो ओरेकल फॉर्म्स के साथ इसको इंटीग्रेट करते हैं तो एप्लीकेशन लेवल यूजर की हो सकता है। तो डिपेंड करता है एक्चुअली, दोनों तरीकों से कर सकते हैं आप इसको। तो प्री डिफाइंड आपके पास रोल्स हैं, जैसे कनेक्ट का रोल है, उसमें क्रिएट सेशन की प्रिविलेज है, रिसोर्स का रोल है, उसमें आपके पास सिस्टम प्रिविलेजेस हैं बहुत सारी जो नॉर्मली एक डेवलपर को चाहिए हो सकती है। स्केड्यूलर एडमिन का रोल है जिसके थ्रू जो ये रोल जिस यूजर को आप असाइन करेंगे वो डेटाबेस में जॉब्स स्केड्यूल कर सकता है। डीबीए का रोल है, आपके दो यूजर्स को ये मिला होता है सिस एंड सिस्टम को, तो आप जिस यूजर को ये दे देंगे वो डीबीए यूजर कहलाएगा। फिर सिलेक्ट कैटालॉग का रोल है, ये आपको डाटा डिक्शनरी के बहुत सारे टेबल्स के ऊपर इसकी प्रिविलेजेस मिल जाती हैं। जैसे आप चाहते हैं किसी नॉर्मल यूजर को डाटा डिक्शनरी की एक्सेस मिल जाए तो उसको कैटलॉग सिलेक्ट कैटलॉग का रोल दे दें एंड सो ऑन। इस तरह के बहुत सारे रोल्स अवेलेबल हैं आपके पास जो आप बता रहे थे। अगर आइडेंटिफाइड बाय करते हैं, हाँ जी,
तो फिर उसको पासवर्ड देना फिर जब वो सेट रोल करेगा ना, सेट रोल का नाम आइडेंटिफाइड और आइडेंटिफाइड बाय आगे उसका पासवर्ड देना पड़ेगा, ठीक है। तो पासवर्ड बेस्ड रोल होगा। जैसे यहाँ पे देखें ना, आप रोल क्रिएट करें तो आप रोल की ऑथेंटिकेशन सेट कर सकते हैं कि रोल क्या होगा, पासवर्ड बेस्ड होगा या एक्सटर्नली होगा या ग्लोबली होगा। तो आइडेंटिफाइड यूजिंग भी हो सकता है, आइडेंटिफाइड बाय भी हो सकता है। ओरेकल 11G में, ओरेकल 11G से पहले ये था कि पासवर्ड आपके केस सेंसिटिव नहीं थे। एक पैरामीटर है ओरेकल ने दिया है सिक्योरिटी के सेंसिटिव लॉग ऑन, ये बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है। तो सिक्योरिटी केस सेंसिटिव लॉग ऑन अगर ट्रू है तो आपके पासवर्ड्स केस सेंसिटिव होंगे, और आप इसको फॉल्स सेट कर देंगे तो फिर पासवर्ड केस सेंसिटिव नहीं होंगे। तो ये ट्रू ही होना चाहिए ताकि केस सेंसिटिव पासवर्ड्स हों आपके डेटाबेस लेवल पे। विच वन इज ट्रू? कैन बी इनेबल्ड और डिसेबल्ड? नहीं, इनेबल्ड डिसेबल तो नहीं कर सकते हैं। कंसिस्ट ऑफ सिस्टम एंड यस, सेकंड है, कैन कंसिस्ट ऑफ सिस्टम एंड ऑब्जेक्ट। हमेशा सिस की ओनरशिप में क्रिएट होगा रोल, और रोल डेफिनेटली प्रोटेक्ट हो सकता है पासवर्ड से। ओके, तने जी प्रोफाइल्स डेटाबेस में बाय डिफॉल्ट एक प्रोफाइल होती है डिफॉल्ट के नाम से। तो आप अपनी मर्जी से प्रोफाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। प्रोफाइल करते क्या है, प्रोफाइल के थ्रू दो काम किए जा सकते हैं। प्रोफाइल के थ्रू आप एक तो पासवर्ड मैनेजमेंट कर सकते हैं और एक रिसोर्स मैनेजमेंट कर सकते हैं। पासवर्ड मैनेजमेंट है रिसोर्स मैनेजमेंट। पासवर्ड मैनेजमेंट मीन्स कि पासवर्ड की कम्प्लेक्सिटी, पासवर्ड की एक्सपायरेशन, एजिंग, और इसके अलावा फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट्स, और फिर पासवर्ड कितने अरसे के बाद एक्सपायर हो जाए ताकि पासवर्ड यूजर को रीसेट लाजमी करना पड़े, ग्रेस टाइम और पासवर्ड लॉग टाइम, इस तरह के बहुत सारे पैरामीटर्स है जो आप सेट कर सकते हैं। रिसोर्सेज में आप CPU, मेमोरी, IO और नंबर ऑफ सेशंस ये कंट्रोल कर सकते हैं कि एक यूजर कितना CPU कंज्यूम कर सकता है एक सेशन में, एक क्यूरी में, मेमोरी कितनी कंज्यूम कर सकता है, IO कितनी कर सकता है, और कितने कंकरेंट सेशंस इस्टेब्लिश कर सकता है एक यूजर। तो बाय डिफॉल्ट अनलिमिटेड होता है हर चीज, क्योंकि एक प्रोफाइल होती है डिफॉल्ट के नाम से। जब भी आप कोई यूजर क्रिएट करते हैं और आपने कोई अलग से प्रोफाइल नहीं क्रिएट की तो हर यूजर को डिफॉल्ट के नाम से प्रोफाइल असाइन हो जाती है, उसमें हर चीज अनलिमिटेड है। तो अब हम एक नई प्रोफाइल क्रिएट करते हैं और उसमें ये लिमिट सेट करते हैं। सो एंटरप्राइज मैनेजर में सर्वर के प्रॉपर्टी पेज पे सिक्योरिटी में आपके पास प्रोफाइल्स हैं। बाय डिफॉल्ट दो प्रोफाइल्स बनी हुई हैं। एक मॉनिटरिंग प्रोफाइल है जो कि आपके एंटरप्राइज मैनेजर के लिए है, वो डिफॉल्ट प्रोफाइल है जिसमें हर चीज़ अनलिमिटेड है। एक नई प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। इसमें आप अब ये सारी जो एक इस प्रोफाइल में आप जो सेटिंग्स कर रहे हैं ये सारी आपको रिसोर्स रिलेटेड सेटिंग्स है। रिसोर्सेज कितनी कंज्यूम कर सकते हैं, CPU पर सेशन, एक सेशन में कितना CPU कंज्यूम कर सकता है एक यूजर। तो पर सेशन जो है वो 1/100, एक सेकंड का 100 पार्ट है। तो इसमें अगर आप 100 देंगे तो इसका मतलब होगा कि आपने 1 सेकंड लगा दिया। तो आप चाहते हैं कि 15 सेकंड्स रखेंगे, मैक्सिमम एक सेशन में 15 सेकंड्स का CPU कंज्यूम कर सके। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 15 कर देंगे तो 1500, या फिर 15 मिनट्स करना चाहते हो तो आप इसी तरीके से इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो CPU पर सेशन और CPU पर कॉल दोनों में से नॉर्मली कोई एक लगाते हैं। CPU पर सेशन लेट से आपने लगा दिया 15 मिनट्स। तो अब एक सेशन में एक यूजर लॉगिन हुआ और उसने क्यूरी 1 चलाई, उसने 5 मिनट लिए, क्यूरी 2 चलाई उसने 3 मिनट लिए, क्यूरी 3 चलाई उसने 7 मिनट लिए। तो अब 15 मिनट्स उसके पूरे हुए उस सेशन में, वो चाहे एक क्यूरी ने वो सारे अब टाइम कंज्यूम कर लिया या मल्टीपल क्यूरीज ने किया। तो अब फर्दर उस सेशन में वो कोई और क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं कर सकेगा। अगर वो करेगा तो उसको एरर आएगा, मैसेज आएगा कि मैक्सिमम आपका जो CPU पर सेशन था वो रीच हो गया। तो यूजर को डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा। डिस्कनेक्ट होकर दोबारा कनेक्ट होगा तो नए सिरे से फिर वो क्यूरीज एग्जीक्यूट कर सकता है। नॉर्मली हम CPU पर कॉल लगाते हैं। जैसे आपने CPU पर कॉल 15 मिनट्स लगा दी। पर कॉल मीन्स पर क्यूरी। तो अब क्या होगा, जब वो लॉगिन होगा तो एक क्यूरी जब चलाएगा तो अगर वो क्यूरी 15 मिनट से ज्यादा CPU टाइम ले रही है तो ओरेकल उसको एग्जीक्यूट नहीं होने देगा। तो इस तरीके से आप
डिफरेंट यूजर्स को के ऊपर, और ये लगानी चाहिए नॉर्मली। तो ये आप ये, लेकिन ये इसकी लिमिट क्या होगी, ये आपकी एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, किस तरह की एप्लीकेशन है, किस तरह की डेटाबेस है, किस तरह की इन्वायरमेंट है, और आप किस तरह, आपके पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और क्या रिस्ट्रिक्शन लगाना चाह रहे हैं आप। तो इस तरीके से आप फिर आप पर कॉल बेसिस पे जब आप लगाएंगे, तो एक यूजर जब लॉगिन होगा तो उसकी वो जो लिमिट होगी वो सेशन लेवल पे नहीं होगी, बल्कि पर क्यूरी लेवल होगी। फॉर एग्जाम्पल एक क्यूरी चली उसने 15 मिनट्स लिए या उससे लेस लिए तो वो एग्जीक्यूट होने दी जाएगी। एक और क्यूरी चली उसने लेट से 10 मिनट लिए तो वो भी एग्जीक्यूट होनी जाएगी। तो एक पर्टिकुलर क्यूरी जो 15 मिनट से ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगी, ओरेकल उसको नहीं रन होने देगा, उस पर एरर देगा, सेशन लेवल पे लिमिट्स नहीं लगेंगे। ठीक है। देन आपके पास है जी कनेक्ट टाइम, कितनी देर तक यूजर कनेक्टेड रह सकता है, ये नॉर्मली नहीं लगाई जाती। लेट से आप लगाते हैं जी 60 मिनट्स, तो 60 मिनट्स के बाद फोर्सफुली यूजर को डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। पीमॉन एक प्रोसेस है, प्रोसेस मॉनिटर, जब ये लिमिट्स लगाते हैं तो वो पीमॉन वो ये सारे देख रहा होता है और फिर वो उस हिसाब से वो कंट्रोल करता है। तो 60 कनेक्ट टाइम नहीं लगाना चाहिए, आइडल टाइम लगाना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं जी कि हाफ एन आवर तक या 15 मिनट या 20 मिनट तक कोई यूजर डेटाबेस से कनेक्टेड रहता है लेकिन वो कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करता, वो आइडल रहता है, तो उसका सेशन फोर्सफुली डिस्कनेक्ट कर दिया जाए। तो नॉर्मली हम ये लगाते हैं और ये लगाना चाहिए, क्योंकि एक यूजर कनेक्टेड है लेकिन वो कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहा, वो आइडल है लेकिन उसने रिसोर्सेज आपको पाई किए हैं, तो वो परफॉर्मेंस इश्यूज हो सकते हैं। डिफॉल्ट प्रोफाइल चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि वो डिफॉल्ट प्रोफाइल जो है ना फिर आपके सिस और सिस्टम यूजर को भी मिली हुई है। तो नॉर्मली इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आप इन यूजर के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस ना लगाएं, आप हमेशा अपनी कस्टम प्रोफाइल क्रिएट करें और उसमें अपने रिस्ट्रिक्शंस लगाएं और फिर वो एंड यूजर्स को वो प्रोफाइल असाइन करें। लेट्स से आपने वो डिफॉल्ट प्रोफाइल में असाइन कर दिया आपने सीपीयू पर कॉल, तो फिर वो सिस्टम यूजर पे भी एप्लीकेबल होगा। बैकअप लेंगे तो वो फेल होना शुरू हो जाएंगे एंड सो ऑन, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं उसमें। इंटरप्राइज मैनेजर में जी अनलिमिटेड, डिफॉल्ट अनलिमिटेड। ओके, देन है जी कंकरेंट सेशंस पर यूजर, कि एक वक्त में कितने सेशन एस्टैब्लिश कर सकता है। लेट्स से हम करते हैं जी इसमें एक वक्त में एक यूजर 2 सेशन एस्टैब्लिश कर सके। रीड्स पर सेशन, जैसे सीपीयू पर सेशन है इसी तरीके से रीड्स पर सेशन, नंबर ऑफ ब्लॉक्स, रीड्स पर ब्लॉक, रीड्स पर कॉल। मैं लेट्स से वैसे इसको वैल्यू दे देता हूँ 2, नॉर्मली नहीं देना चाहिए। प्राइवेट एसजीए मीन्स के पीजीए जिसको आप कहते हैं, कि मेमोरी के अंदर कितनी स्पेस कंज्यूम कर सकता है। ठीक है, लेट्स से ये मैं देता हूँ किलो बाइट्स में आप देंगे तो 2048 KB दे देते हैं, 2 MB से ज़्यादा ना कर सकें, ये लिमिट भी लगाई जाती है। लेकिन ये आप देखते हैं कि कितनी लिमिट होनी चाहिए, कितने आप अपने डेटाबेस पे ट्रेंड देख के फिर आप वो एक मैक्सिमम लिमिट लगाते हैं ताकि वो सारी कोई मेमोरी एक यूजर कंज्यूम ना कर जाए। सो दीज आर द रिसोर्स रिलेटेड पैरामीटर्स जो कि आप सेट कर सकते हैं प्रोफाइल क्रिएट करते वक्त, या प्रोफाइल आइडल करके भी ये पैरामीटर्स चेंज किए जा सकते हैं। आइडल टाइम लेट से मैं 5 मिनट लगा देता हूँ। और देन है पासवर्ड्स, पासवर्ड में आप लगा सकते हैं कि पासवर्ड मैनेजमेंट में एक्सपायरी इन डेज, नॉर्मली हम 30 डेज लगाते हैं, एंड लॉग डेज पास एक्सपायरेशन, लेट्स से 30 डेज के बाद आप चाहते हैं 5 दिन का उसको ग्रेस टाइम मिल जाए, 30 डेज के बाद उसको मैसेज आना शुरू हो जाए और नेक्स्ट 5 डेज में भी अगर वो चेंज नहीं करता तो फिर उसका अकाउंट लॉक कर दिया जाए। नंबर ऑफ पासवर्ड्स टू कीप, लास्ट कितने पासवर्ड हिस्ट्री में रखे और कितने अरसे तक रखे, वो जो हिस्ट्री में रखेगा वो फिर वो पासवर्ड वही वाला रीयूज नहीं करने देगा पासवर्ड। देन पासवर्ड कम्प्लेक्सिटी फंक्शन, कि पासवर्ड कितना कम्प्लेक्स हो। बाय डिफॉल्ट देखें आपने जो यूजर का नाम दिया वही पासवर्ड दे दिया, या यूजर का नाम जो भी दिया सिंगल डिजिट या सिंगल कैरेक्टर पासवर्ड दे दिया, तो वो पासवर्ड एक्सेप्ट कर लेगा डेटाबेस। तो लेकिन आप कम्प्लेक्सिटी फंक्शन क्रिएट करके इंश्योर कर सकते हैं कि एक यूजर का पासवर्ड, जैसे ऑडिट की रिक्वायरमेंट होती है कि आपका पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर्स होना चाहिए, उसमें एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, एक न्यूमेरिक डिजिट होना चाहिए एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह की रिक्वायरमेंट होती है। ओरेकल आपको एक डिफॉल्ट फंक्शन देता है जो कि आप क्रिएट कर सकते हैं और फिर उस फंक्शन को आप यूज कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल्स के अंदर। तो वो फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, वो क्रिएट करना पड़ता है, बाय डिफॉल्ट वो क्रिएटेड नहीं होता। तो वो फंक्शन अवेलेबल आपके पास ओरेकल ने आपको बहुत सारे स्क्रिप्ट्स दिए हुए हैं। जब आप ओरेकल का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो बहुत सारे स्क्रिप्ट्स आपको ओरेकल होम में RDBMS एडमिन के फोल्डर में पड़े हुए होंगे। बहुत सारे .plb.sql के नाम से स्क्रिप्ट्स आपके पास पड़े हुए हैं। बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो ओरेकल में क्रिएटेड नहीं होते वो इन स्क्रिप्ट्स के थ्रू आप कर सकते हैं। ठीक है, या डाटा डिक्शनरी रिक्रिएट करनी हो या बहुत सारे जो भी आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हो तो ओरेकल ने आपको ये स्क्रिप्ट्स दिए हुए हैं, इनको यूज करके आप वो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसमें एक स्क्रिप्ट है utlpwdmg.sql। इस स्क्रिप्ट को अगर आप ओपन करो, मैं तो इसमें आप देखें
ये इसका हेडर है जिसमें वो दिखा रहा है कि बता रहा है कि ये क्या है। और इसमें देखें क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन वेरीफाई अंडरस्कोर फंक्शन अंडरस्कोर 11G। 11G में या तो ये 11G के नाम से होगा, 10G आपकी डेटाबेस है तो 10G के नाम से होगा, 9i में तो आप वो सिंपली वेरीफाई अंडरस्कोर फंक्शन के नाम से। आप नाम जो मर्जी रख लें, लेकिन ये एक फंक्शन बाय डिफॉल्ट क्रिएट करेगा। उसमें डिफॉल्ट कोई रिस्ट्रिक्शन होंगी, जैसे पासवर्ड 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए मिनिमम, और उसमें अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज होना चाहिए। आप ये आपको एक ओरेकल ने आपको बना बनाया फंक्शन किया, और ओरेकल इसको आप चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। लेट से पासवर्ड की लेंथ या कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करना चाहते हैं तो यही फंक्शन यूज करें, इसी का कोड यूज करें, और आप इसमें अपने हिसाब से, जैसे यहाँ पे देखें लेंथ जो है वो उसने 8 दी हुई है, 8 से लेस नहीं होनी चाहिए। तो आप इसमें अपने हिसाब से चेंजेस करना चाहें तो उस पूरे फंक्शन में आप चेंजेस करें, और ये फंक्शन आप क्रिएट कर दें। ये फंक्शन आपने क्रिएट करना होता है सिस यूजर के अंदर। तो जब ये फंक्शन क्रिएट होगा तो ये देखें बाय डिफॉल्ट आपकी जो डिफॉल्ट प्रोफाइल है उसको चेंज करेगा, और उसमें पासवर्ड वेरीफाई फंक्शन के नाम से जो पैरामीटर है उसमें फंक्शन का नाम दे देगा। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, डिफॉल्ट प्रोफाइल पे ये फंक्शन नहीं लगाते। तो मैं ये पोर्शन यहाँ से या तो कमेंट आउट कर देता हूँ या यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, तो इसको सेव कर देते हैं। लेकिन आप मतलब ये तो जरूरी नहीं है कि आप डिफॉल्ट प्रोफाइल पे ये वेरीफाई फंक्शन नहीं लगाएंगे तो उसका डिसएडवांटेज क्या होगा कि आपके सिस और सिस्टम यूजर के फिर जो पासवर्ड होंगे वो बहुत सिंपल हो सकते हैं, तो फिर वो एक सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। आप मतलब वो सिस्टम यूजर को भी सिक्योर करना चाह रहे हैं तो फिर आप ये फंक्शन डिफॉल्ट प्रोफाइल के ऊपर भी लगाएं, बाकी लिमिट्स ना लगाएं, लेकिन ये वेरीफाई फंक्शन जरूर लगाएं। तो ये फंक्शन क्रिएट करते हैं। मैं क्योंकि उसी लोकेशन पे हूँ तो मुझे सिंपली फंक्शन का नाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया वेरीफाई फंक्शन 11G के नाम से। उस फंक्शन को आप यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं। और फिर नंबर ऑफ फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट्स, तो कितने फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट्स के बाद उसका अकाउंट लॉक हो जाए और कितने दिन तक अकाउंट उसका लॉक रहे। आवर्स एंड मिनट्स भी दे सकते हैं डिवाइड करके, 1 डिवाइडेड बाई 24 एंड सो ऑन। तो डेट से मैं कहता हूँ 1 दिन लॉक है। अगर आप यहाँ पे नहीं देंगे तो अनलिमिटेड टाइम तक लॉक रहेगा, मीन्स वो लॉक नहीं रहेगा जब तक ये डीबीए उसको खुद से अनलॉक नहीं करता। ये प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हैं। अब अगर आपने ये प्रोफाइल किसी यूजर को असाइन करनी है तो यूजर को अल्टर करके ये प्रोफाइल असाइन कर लें। यूजर क्रिएट करते वक्त भी आप प्रोफाइल असाइन कर सकते हैं। अगर आप SQL प्लस से प्रोफाइल असाइन करना चाहेंगे तो अल्टर यूजर का नाम प्रोफाइल, तो उसकी प्रोफाइल चेंज हो जाएगी। और अगर आप इंटरप्राइज मैनेज से करना चाहें तो यूजर्स पे जाके आप यूजर को मॉडिफाई करेंगे और उसकी प्रोफाइल सेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो भी एक यूजर है उसको सेट करके एडिट करेंगे आप और उसकी प्रोफाइल चेंज करेंगे। अब आपको वो जो प्रोफाइल आपने क्रिएट की है वो प्रोफाइल आपको यहाँ पे अवेलेबल होगी। आप इस यूजर से लॉगिन हो जाते हैं। अभी हमने प्रोफाइल तो असाइन कर दिया। प्रोफाइल के थ्रू 2 काम किए हमने, एक रिसोर्स मैनेजमेंट किया और एक पासवर्ड मैनेजमेंट किया। अच्छा, पासवर्ड मैनेजमेंट तो एप्लीकेबल हो जाएगी, जैसे आपने प्रोफाइल दी पासवर्ड मैनेजमेंट उस यूजर पे लग जाएगी, लेकिन रिसोर्स मैनेजमेंट एप्लीकेबल नहीं होगी जब तक एक पैरामीटर है रिसोर्स अंडरस्कोर लिमिट का। जब तक ये पैरामीटर आप ट्रू नहीं सेट करेंगे, वो जो प्रोफाइल में आपने जो रिसोर्सेज की लिमिट लगाई है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। उसको हमें ट्रू सेट करना पड़ेगा। अल्टर सिस्टम सेट रिसोर्स अंडरस्कोर लिमिट इक्वल्स टू ट्रू। डायनेमिक पैरामीटर है, रन टाइम पे चेंज हो सकता है। अब उस यूजर से लॉगिन हो जाते हैं, मल्टीपल सेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। देखें मैंने क्योंकि उसको सिर्फ 2 ब्लॉक्स की आईओ की लिमिट सेट की हुई थी तो उसने एरर दे दिया, एक्सीडेड कॉल लिमिट ऑन आईओ यूजेज। इसी तरीके से लेट्स अगर इसका करते हैं अल्टर यूजर 1, तो यहाँ पे एरर गलत दे रहा है, आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा एक दफ़ा, समटाइम ये इशू हो जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि उसकी जो पासवर्ड की लेंथ है वो लेस देन 8 है, तो यहाँ पे आपको मैसेज देगा पासवर्ड लेंथ इज लेस देन 8। वेरीफाई फंक्शन की वजह से भी इस तरह का एरर देगा। लेट्स एक और सेशन एस्टैब्लिश करते हैं इस यूजर से।
रिबूट करना पड़ेगा कि प्रोफाइल सही लोड नहीं हो। एक्सिटेड साइमल्टेनियस सेशंस पर यूजर लिमिट, तो हमने दो किया हुआ था कि 2 से ज़्यादा सेशंस इस्टेब्लिश नहीं कर सकता ये यूज़र, तो फिर प्रोफाइल की लिमिट इसके ऊपर एप्लीकेबल होगी अगर आपने रिसोर्स लिमिट का पैरामीटर ट्रू सेट किया हुआ। सो ये इसको देख लीजिएगा जी। वेरीफाई फंक्शन जब आप क्रिएट करेंगे तो पासवर्ड शुड बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स डिफरेंट फ्रॉम द यूजर नेम विद अ नंबर और यूजर नेम reversed different from the database name or the database name with a number, a string with at least 1 alphabet and 1 numeric character different from the previous password by at least 3 letters. Use this function as a template to create your own customized password verification function. previous version इसमें भी था जी जी बिल्कुल ये वहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 9i में इसका जो नाम होगा वो सिंपली वेरीफाई अंडरस्कोर फंक्शन के नाम से होगा। आप ये स्क्रिप्ट ओपन करके देखेंगे ना तो उसमें वो दिया हुआ कि किस नाम से फंक्शन क्रिएट करेगा। सो असाइनिंग कोटास टू यूजर्स, आप इंडिविजुअल टेबल स्पेसिस को यूजर्स को कोटा असाइन कर सकते हैं। यूजर क्रिएट किया, आप अगर आप इंटरप्राइज मैनेजर के थ्रू कर रहे हैं तो आप कोटास के टैब पे जाएंगे तो आप इंडिविजुअल टेबल स्पेसिस पे कोटास असाइन कर सकते हैं। या फिर अगर आप अनलिमिटेड टेबल स्पेस की प्रिविलेज किसी यूजर को दे दें तो फिर हर टेबल स्पेस पे दिस इज अ सिस्टम प्रिविलेज। अनलिमिटेड स्पेस टेबल स्पेस के नाम से एक प्रिविलेज है, दिस इज अ सिस्टम प्रिविलेज। ये अगर किसी यूजर को असाइन कर दी जाए तो उसको हर टेबल स्पेस के ऊपर अनलिमिटेड कोटा असाइन हो जाता है, इंक्लूडिंग सिस्टम टेबल स्पेस एंड ऑल द अवेलेबल परमानेंट टेबल स्पेसिस। उन सब टेबल स्पेसिस पे उस यूजर को अनलिमिटेड कोटा असाइन हो जाता है। तो आप इट डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट, जिस तरह का यूजर है आप उस हिसाब से आप इंडिविजुअल टेबल स्पेसिस पे भी उसको कोटा असाइन कर सकते हैं। कोटा असाइन नहीं करेंगे तो बेशक वो टेबल स्पेस आपने उस यूजर की डिफॉल्ट टेबल स्पेस सेट कर दी, लेकिन वो अगर आपने उस पर कोटा असाइन नहीं किया या अनलिमिटेड टेबल स्पेस की उसको प्रिविलेज नहीं दी तो वो उस टेबल स्पेस में से उसको स्पेस एलोकेट नहीं हो सकती। देन डेटाबेस में बहुत सारी प्रिविलेजेस हैं जो कि एनी के नाम से, अगर देखें सेलेक्ट एनी के नाम से प्रिविलेज है, अपडेट एनी के नाम से प्रिविलेज है। जाते हैं सर्वर में, सिक्योरिटी में, यूजर्स में चले जाते हैं, एक यूजर को एडिट कर लेते हैं। जी बिल्कुल, सिस्टम प्रिविलेजेस में अगर आप जाएं तो एडिट लिस्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा ये बहुत सारी अल्टर एनी हो गया, सेलेक्ट एनी भी होंगी। जो एनी की प्रिविलेजेस होती हैं, वैसे सेलेक्ट की जो प्रिविलेज है वो ऑब्जेक्ट प्रिविलेज है, वो सिस्टम प्रिविलेज नहीं है। लेकिन जब आप सेलेक्ट एनी टेबल की प्रिविलेज देंगे दैट इज अ सिस्टम प्रिविलेज। एनी की प्रिविलेज का मतलब है कि डेटाबेस में जितने भी यूजर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी यूजर को दे दी सेलेक्ट एनी टेबल की प्रिविलेज दे दी तो उस यूजर को डेटाबेस में जितने भी यूजर्स हैं उन सब के टेबल्स के ऊपर सेलेक्ट की प्रिविलेज मिलती है। अपडेट एनी टेबल की प्रिविलेज दे दी तो किसी भी यूजर के टेबल को अपडेट कर सकता है एंड सो ऑन। तो एनी की बहुत सारी प्रिविलेजेस हैं, दोज ऑल प्रिविलेजेस आर सिस्टम प्रिविलेजेस। अच्छा, ओरेकल 7 से पहले ये था कि अगर आपने किसी यूजर को एनी की प्रिविलेज दे दी तो उसको ना सिर्फ सारे यूजर्स के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर प्रिविलेज मिल जाती थी बल्कि डाटा डिक्शनरी के ऊपर भी, मींस के सिस के स्कीमा में भी उसको प्रिविलेज मिल जाती थी। तो दैट इज नॉट डिजायरेबल कि एक यूजर सिस के स्कीमा में जाके टेबल्स को, डाटा डिक्शनरी के टेबल्स को जाके अपडेट, इंसर्ट, डिलीट और सेलेक्ट कर सके। ओरेकल ने O7 डिक्शनरी अंडरस्कोर एक्सेसिबिलिटी, ओरेकल 7 के अंदर O7 डिक्शनरी अंडरस्कोर एक्सेसिबिलिटी का पैरामीटर थी और ये बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है, ये फॉल्स ही होना चाहिए। और ये फॉल्स होगा तो आप एनी की प्रिविलेज किसी भी यूजर को देंगे तो वो सिर्फ आपकी डाटा डिक्शनरी के ऊपर वो प्रिविलेज उसको नहीं मिलेगी, बाकी सारी जो नॉर्मल यूजर्स डेटाबेस के अंदर क्रिएटेड है उनके सारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर उसको प्रिविलेज मिल जाएगी, लेकिन उसको डाटा डिक्शनरी के ऊपर प्रिविलेज मिलेगी। देन डेटाबेस में एक रोल होता है पब्लिक के नाम से। बाय डिफॉल्ट डीबीए रोल्स के अंदर ये आपको विजिबल नहीं होगा, ये हिडन रोल है, लेकिन है पब्लिक के नाम से। तो पब्लिक के रोल को अगर आपने कोई प्रिविलेज असाइन कर दी तो वो डेटाबेस में जितने भी यूजर्स हैं उन सब यूजर्स को ये प्रिविलेज असाइन हो जाएगी। देन आप ये कर सकते हैं यूजर एक्सेस कंट्रोल, ACL कर सकते हैं नेटवर्क के थ्रू कि आप कौन कौन से मशीन्स IPs के थ्रू यूजर्स आपके डेटाबेस को एक्सेस कर सके, लॉगिन हो सके। देन डायरेक्टरीज को आप लिमिट कर सकते हैं कि कौन कौन सी यूजर्स डायरेक्टरीज के अंदर डाटा रीड एंड राइट कर सकते हैं। डायरेक्टरीज आगे देखेंगे जब हम बैकअप एंड रिकवरी को पढ़ेंगे तो। देन लिमिट यूजर्स विद एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस, DBA की प्रिविलेजेस आप ना दें यूजर्स को। एंड रिस्ट्रिक्ट रिमोट डेटाबेस ऑथेंटिकेशन, रिमोट OS ऑथेंट का पैरामीटर बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है, वो फॉल्स ही रहने दें। आप एक नॉर्मल यूजर डेटाबेस में क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल यूजर 1 आपने क्रिएट किया और आपने उसको आइडेंटिफाइड ग्लोबली कर दिया और फिर बाद में आपने रिमोट OS ऑथेंटिक और ये रिमोट OS ऑथेंट का पैरामीटर आपने ट्रू सेट कर दिया। तो अगर किसी यूजर को पता है कि मैं डोमेन पे हूँ और
डोमेन पे मैंने उस मशीन पे उसको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस मिल गई, तो आपकी डेटाबेस में बगैर पासवर्ड दिए हुए लॉगिन हो जाएगा। उस यूजर के लिए ओएस ऑथेंटिकेशन इनेबल हो जाएगी। जब वो डोमेन पे किसी भी मशीन पे लॉगिन हो जाएगा तो वो फिर डेटाबेस में विदाउट पासवर्ड दिए हुए लॉगिन हो सकेगा। इसके लिए बाय डिफॉल्ट फॉल्स नहीं है। जी फॉल्स ही। अगर हम इसे ट्रू करते हैं तो इसके लिए फॉल्स ही आएगी। नहीं देखें, ये सारे यूजर हैं। सिस यूजर के लिए तो बाय डिफॉल्ट ओएस ऑथेंटिकेशन इनेबल होती है, लेकिन वो लोकल ओएस ऑथेंटिकेशन होती है, वो नहीं हो सकती, वो हो ही नहीं सकती सिस के लिए, वो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है। Then protect privilege accounts, use password file with case sensitive password SIS यूजर के लिए, and enable strong authentication for administrative roles। तो रोल्स के लिए भी आप पासवर्ड्स लगाएं। लीस्ट प्रिविलेज मीन के यूजर को सिर्फ उतनी प्रिविलेजेस असाइन करें जितनी उसको रिक्वायर्ड है। तो इज इट इनफ टू सिक्योर अ डेटाबेस? हाँ डेफिनेटली, आप और बहुत सारी चीजें करनी चाहिए। ट्रू है या फॉल्स? हाँ, क्योंकि जब रिसोर्स लिमिट के थ्रू पासवर्ड की जो इन्फोर्समेंट है उसमें इस रिसोर्स लिमिट का पैरामीटर का कोई वो नहीं है, रोल नहीं है। ठीक है, पासवर्ड मैनेजमेंट अलग होती है, रिसोर्स मैनेजमेंट अलग होती है। आपने एक प्रोफाइल बनाई, उसमें दोनों चीजें कंट्रोल की और ये पैरामीटर फॉल्स सेट कर दिया, तो पासवर्ड मैनेजमेंट तो अप्लाई होगी, रिसोर्सेज कंट्रोल नहीं हो सकते जब तक ये पैरामीटर ट्रू ना हो। तो इसका इंपैक्ट सिर्फ रिसोर्सेज के ऊपर है, पासवर्ड मैनेजमेंट के ऊपर नहीं है।